सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे। कप्तान कफायत सवार खिलाड़ी शाखर्ज, वजीर आजम के ट्वीट पर वज़रा की उल्टबाजी, करतारपुर राहदारी पर मुश्तरका एलामिया जारी, शहबाज की परवाज नैब को नागवार, इमरान प्यूटन मुलाकात का है इम्कान, नई वीज़ा पॉलिसी का हो गया ऐलान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और रोज़ाना की तरह असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अब आज जो खबर, जो कि सबसे अहम खबर है, जिसकी गर्दिश आपने से पहले भी देखी थी जब पीटीवी के एमडी के हवाले से मामलात थे और ख़बरें गर्दिश में आई थी कि फवाद चौधरी अपोजिशन के साथ मिल गए हैं और एहतजाज हो रहा था, मुलाजिम एहतजाज कर रहे थे, तनख्वाहें भी नहीं मिल रही थी। उन दिनों में ये खबरें गर्दिश में थी कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का ओहदे से हटाने का फ़ैसला कर लिया गया, जिसके बाद फवाद साहब के भाई की शादी आ गई, वलीमा था, जिसके बाद उन्होंने कहा, मीडिया टॉक जब की, उन्होंने कहा कि नहीं मेरे भाई की शादी थी, कुछ मसरूफियात भी थी, लेकिन अब जब मेरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी तो उसके बाद मैं इस मामले पर उनसे बात करूँगा। मुलाकात भी हुई, लेकिन उन्होंने इन तमाम खबरों की तरदीद की। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने ओहदे पर मौजूद हूँ, ना मैंने इस्तीफ़ा दिया है। उनके इस्तीफ़े के हवाले से भी कहा जा रहा था कि शायद वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, देने वाले हैं। लेकिन आज बिलाखिर ये खबर आ गई है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात के ओहदे से हटाने का फ़ैसला कर लिया है और अब जो नाम ज़ेरे गौर हैं उनमें शिबली फराज का नाम लिया जा रहा है, नदीम अफजल चंद साहब हैं, बाबर अवान हैं, इनमें से किसी एक को वजारत दिए जाने का इम्कान। और अभी ये भी कहा जा रहा है, जो कि ख़बरें हैं, बताया जा रहा है कि बाबर अवान, उन पर नंदीपुर केस है, लिहाजा उनको वजारत तो नहीं दी जा रही, उनको मुशीर इत्तलात बनाने का फ़ैसला कर लिया गया। उनकी 2 मुलाकातें भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हुई हैं, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि फ़िलहाल ओहदे की कोई बात नहीं हुई है, कानूनी आइनी मामलात पर बातचीत की गई है उनसे। तो अब ये असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब से खबर लेते हैं कि ये मामला आखिर हुआ क्या है। क्या MD PTV वाला मामला फवाद चौधरी को ओहदे से हटाने की वजह बना, या मामलात कुछ और थे, लॉबिंग थी, हुआ क्या, वजह क्या बनी? और दूसरा, बाबर अवान साहब जो हैं, अब क्या वो वज़ीर इत्तलात या मुशीर इत्तलात बनने जा रहे हैं, होने क्या वाला है? जी असद खरल साहब। सारिश, ये मामला जो है आपने देखा बहुत अरसे से चल रहा है और मेन इसका जो बुनियादी जो मसला ये शुरू हुआ था PT के हवाले से और PTV के जो MD की तैनाती के हवाले से, PTV के बोर्ड के हवाले से और PTV के अंदर इख्तियारात जो वजारत इत्तलात व नशरियात जो है वो चाहती है, जो फवाद जो चौधरी साहब चाहते थे कि PTV में जो भी मामलात हों उनके जो मुशावरत से, उनकी मर्ज़ी से हों। लेकिन दूसरी तरफ एक जो लॉबी है उसको सपोर्ट कर रहे थे नईमुल हक साहब, जो मामले खसूसी है वज़ीर-ए-आज़म के। अब ये मामला जो है इमरान खान साहब के पास जो है 2 तरीक़ों से चीज़ें जो है पहुँच रही थी। एक तो फवाद चौधरी साहब जो है वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जिनकी आजकल एक्सेस इतनी ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म के साथ नहीं है जितनी कि नईमुल हक साहब की है, जिस तरह हम देख रहे हैं। फिर नईमुल हक साहब ने इस हद तक कि उन्होंने एक बाकायदा ट्वीट किया और उसके हवाले से, PT के हवाले से, फवाद चौधरी के हवाले से कुल के जो इख्तलाफात हैं और उसके बाद जवाबी ट्वीट फवाद चौधरी साहब का, ये चीज़ें सारी खुल के सामने आई। अब वो ट्वीट जो है नईमुल हक साहब ने क्यों किया, किन की इमाम पे किया, किसकी शय पे किया, किसकी आशीर्वाद पे किया, और उसके बाद से लेकर आप जिस तरह आपने बताया कि फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह वलीमे की बात की, उन्होंने कहा मैं उसके बाद मंडे को बात करूंगा, इमरान खान साहब से मिलूंगा, उनकी उस दिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद भी ये चीज़ें आ रही हैं। अभी फिर आपने जिस तरह कहा है कि अब उनको ओहदे से हटाने की बात हुई है। आप सिर्फ एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगा, फयाजुल हसन चौहान साहब जो है उनकी फरागत के हवाले से, उनकी फरागत के हवाले से नईमुल हक साहब के ट्वीट जो आया था, और उस ट्वीट में आलमोस्ट उन्होंने बता दिया था कि नईमुल जो फयाजुल हसन चौहान है वज़ीर इत्तलात पंजाब के, आलमोस्ट उससे पता चल रहा था कि वो फारग हो गए हैं
और चंद घंटों के बाद वो कह रहे थे कि मेरे खिलाफ इस तरह बात नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा मामला नहीं है। लेकिन आपने देखा नईमुल हक साहब का जो ट्वीट था बहीन वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ और लग ये रहा था कि वो इमरान खान साहब की मशावरत से किया गया। और उसी ट्वीट की बुनियाद पर उसके बाद हालांकि मिले थे वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को, और उसके बाद वो बाहर आके भी कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ना तो उस्मान बुज़दार साहब की कोई पंजाब के अंदर जो नमें समझ आ रही है कैबिनेट, हालांकि लिखा उन्होंने यही वर्ड था कि मशावरत से तब्दील किया जाएगा, लेकिन उसी सीएम से मिल के फयाजुल हसन चौहान का जो बड़ा कॉन्फिडेंट थे उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। अभी फिर ये मामला जो दूसरा है और जो आपने कहा तब्दीली का मामला, 3 नाम आए हैं, बाबर अवान साहब, सेनेटर शिबली फराज साहब और नदीम अफजल चंद साहब। मैं समझता हूँ कि बाबर अवान साहब जो है अभी नंदीपुर की वजह से वो तो मेरे हिसाब से जो मुझे इतलात है वो नहीं बन रहे, मशीर तो बन सकते हैं लेकिन वजीर नहीं बन सकते। अब मामला पीछे रह जाता है सेनेटर शिबली फराज साहब का, वो तो वजीर भी बन सकते हैं, और दूसरा है नदीम अफजल चंद साहब का कि इनमें से किस तरह एक दूसरे को एडजस्ट करना है। और फवाद चौधरी साहब को ये मैं बता दूं, अगर उनको वजारत से हटाया भी गया तो ये बात नहीं है कि वो बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाएगा। हाँ, उनको एक वजारत दी जाएगी। अब किस तरह की कौन सी वजारत दी जाएगी, क्या मामला आगे चलते हैं, अभी तक जो मामला ये हैं, फिर अल्टीमेटली तो बात ये इमरान खान साहब की। सही है बाबर साहब। जी जी बाबर साहब, आपके पास क्या खबर है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वजह क्या बनी है फवाद साहब को ओहदे से हटाने की, क्योंकि ये वज़ीर आज़म के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए थे। फिर मरियम औरंगज़ेब ने इनको थपकी भी दी थी, जो MD PTV वाला मामला है, जो सारे PTV के जो मामलात हैं, मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, फिर ये वहाँ पर गए भी नहीं। फिर ये भी खबरें थी इन्होंने खुद वहाँ पर जो MD PTV वाला मामला खुद ख़राब किया है, और उसके बाद अब इनको हटाने की जो बातें की जा रही हैं, यह फैसला हो गया है। वजह क्या बनी आपके ख्याल में? यही वजह है या फिर कोई लॉबिंग, कोई साजिश या कोई और वजह, या कोई नाकामी, या वज़ीर आज़म मुतमईन नहीं रहे इनकी कारकर्दगी से? सैरिश, फवाद चौधरी एक ऐसे मिनिस्टर थे जिन्होंने खुद कुछ जैकेट पहनी हुई थी और उनको ये नहीं पता कि इसकी पिन कहाँ पर निकालनी है। कभी वो हुकूमती कैंप के अंदर ही उसकी पिन निकाल लेते हैं और अपने मिनिस्टर को मरवा देते हैं, और कभी ये हमेशा जब भी उन्होंने पिन निकाली है गलत मौके पर निकाली है। सबसे पहले MD PTV अरशद खान साहब हैं। अरशद खान साहब इमरान खान के बड़े करीबी और अच्छे दोस्त हैं। इमरान खान साहब उनको स्पेशली PTV में MD के तौर पर लेके आए थे कि PTV को एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस अदारा बनाना है और एक मजबूत अदारा बनाना है, और उसको उस तर्ज पे काम करवाना चाह रहे थे जिस तर्ज पे BBC काम कर रही है। इस सिलसिले में फवाद चौधरी साहब को बिल्कुल अदराक है, बिल्कुल पता है कि अरशद खान साहब का कितना ताल्लुक है इमरान खान से। इससे पहले एक सेक्रेटरी जो है वो इस MD PTV के हवाले से वो अपनी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अमन नवाज सखीरा जो थे वो इस पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब फवाद साहब जो हैं इन्होंने फिर एक मुतबा इनका जो ख्वाब है कि PTV पे उनका अपना कंट्रोल हो, और वो जिस तरह से इमरान खान PTV को बनाना चाह रहे थे, ये उस जो अमनी जमा पहनाना चाह रहे थे, ये सबसे बड़ी रुकावट थे। PTV के हर मामले में ये इंटरफेयर कर रहे थे, ये जान के भी कि अरशद खान इमरान खान के करीबी दोस्त हैं, उनके करीब हैं। इमरान खान ने उनको गो हेड दिया हुआ है। इमरान खान PTV की ऑटोनॉमी चाह रहे हैं, उसको एक मजबूत अदारा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब PTV के अंदर उन्होंने ऑफिस भी बनाया हुआ था, उनके लल्ले तलल्ले भी वहाँ पर चल रहे थे। सर, वो तो कह रहे थे कि 22 लाख रुपए MD PTV की तनख्वाह लगा दी है, मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं है, पेंशनर्स को देने के लिए पेंशन नहीं है, उनकी 22 लाख रुपए तनख्वाह लगा दी है। उन्होंने तो खुद बोला कि मामला ठीक नहीं चल रहे हैं, वज़ीर आज़म के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए, तो फिर क्या यही आड़े आया है उनकी वज़ारत? अब सैरिश, मुझे एक बात बताएं, फवाद चौधरी की उन जैसा नाअहल और फारिग मिनिस्टर मैंने नहीं देखा। मुझे एक बात बताएं, नईमुल हक से इनका फटा, शेख रशीद से इनका फटा, उसके बाद इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और MD PTV के हवाले से वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर जो पार्टी के चेयरमैन में, उनसे भी उन्होंने फटा डाल लिया। दोस्ती है तो इनकी जो मरियम औरंगज़ेब से मशवरा ये उनसे जाके करते हैं। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जितने भी प्रेस क्लब्स हैं, बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती कि आप तमाम प्रेस क्लब में बैन हैं, आप वहाँ पर जाकर वहाँ जा नहीं सकते। उसके बाद जो हामिद खान साहब PTI के एक सीनियर लॉयर भी हैं, लॉयर विंग के सदर भी हैं और सीनियर लीडर भी हैं, उन्होंने खुद कहा कि जब इनके चचा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, चौधरी क्या नाम था साहब, चौधरी अल्ताफ, इस टाइप के इनके चचा जो थे वो जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो ये मुल्ज़मान से उनकी ज़मानतों के पैसे पकड़ते रहे हैं।
ये उनके हामिद खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया हुआ है। उसके बाद आप देखें कि सेनेट में ये बैन हो गए, जब भी बोलेंगे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जनरेट करेंगे। इन पे ये भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट। बात है असद साहब, जिस तरीके से हमने ये देखा है कि इनका जो अंदाज था वो तो बिल्कुल गैर रिवायती था। जिस तरह इमरान खान साहब करप्शन के ख़िलाफ़ या जो केसेस रहे हैं उसके ख़िलाफ़ जिस तरीके से इमरान खान बात करते थे, उसी इंटेंसिटी के साथ आकर हुकूमत की तर्जुमानी करते थे या बयानात देते थे, यानी कि खुलकर मुकाबला करते थे। तो ये जो इनकी नाअहली और नाकामी की बातें हो रही हैं, ये आप क्या इनको ठीक समझ रहे हैं कि इन्होंने ठीक तरीके से अपना काम नहीं किया जो इनकी जिम्मेदारी थी? देखिए सर, यही मसला है पीटीआई का, यही मसला है, यही इनका सारा रोना है कि ये जो है ना, ये अभी कंटेनर से नीचे उतर ही नहीं रहे। फवाद चौधरी साहब ने बहुत अच्छा केस लड़ा, पनामा का केस बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया। इमरान खान साहब की लाइन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से टोकी, नो ली की। उस वक्त हुकूमत जो है उनको नाकों चने चुबाए, वो जो वक्त की ज़रूरत थी और वो फ्रंट जो लाइन के खिलाड़ी थे। मैं खुद, हम जब पनामा केस में जाते थे तो इमरान खान साहब जिस तरह परसू कर रहे थे, उससे बढ़कर उसके साथ सफ़े अमल में फवाद चौधरी साहब, वहाँ पे 6 मिनिस्टर और अकेले उनको आड़े हाथों लेते थे फवाद चौधरी साहब। अब जिस तरह डोगर साहब ने कहा है, अब हुकूमत में है और वो खुदकश बम्बार बन चुके हैं। और खुदकश बम्बार भी ऐसे कि जब भी वो पिन निकालते हैं अपने ही एक आध वजीरों जो है उनको ढेर करते, कभी माफी मंगवा लेते हैं, कभी असम्बली का माहौल ख़राब करते हैं। सबसे बड़ा जो मसला है, एक तो ये छोटे छोटे इशूज़ हैं, मीडिया इंडस्ट्री का जो बहरान है, जो क्राइसिस है, जो डाउन साइजिंग है, जो सारी एक रिडक्शन है, उसका रूए रवां, उसका बुनियाद जो है वो हुकूमत का जो आज ये सारा जो नैरेटिव है, एक ब्रिज का किरदार होता है। वजारत इत्तलात व नशरियात जो एक ब्रिज का किरदार होती है, जो कि बिटवीन न्यूज़ पेपर्स, न्यूज़ चैनल, मीडिया और हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार होती है। उस ब्रिज जो है वो जो उसका लीड रोल है, उसको उस दूसरे स्टेक होल्डर ने बैन किया हुआ है। अब देखें, ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाकामी है। फवाद चौधरी साहब ने मेरे ख्याल दूसरे चौथे दिन ये कहा था कि एंकर की तनख्वाहें काम करें, आप इनको, हम आपको जो है टाइट करेंगे, हम आपका जो है ये चीज़ें बंद कर देंगे, हम वो बंद कर देंगे। मुझे ये बताएं कि हुकूमती एक वज़ीर इत्तलात व नशरियात का काम ये होता है कि वो मीडिया हाउसेस को साथ लेके चले। वो हुकूमत जो है उसके खिलाफ अगर गलत को प्रोपेगेंडा हो रहा है या अग्रेसिवली हो रहते हैं तो बिटवीन वो एक लाइन उन्होंने बाकायदा सबसे पहले बमबारी की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर। उसका नतीजा क्या निकला आपने देखा, एंकर जो फारग हुए नौकरियों से, रिपोर्टर्स फारग हुए, कैमरामैन फारग हुए, इदारे बंद हुए। यानी इस तरह तो आमरीत में भी नहीं होता। बड़े बड़े आपके सामने चैनल बंद हो रहे हैं, अखबारात बंद हो रहे हैं, तनख्वाहें कम हो रही हैं, रिडक्शन हो रही है। इंफॉर्मेशन ये है पीटीवी के अंदर उनके खिलाफ पीटीवी के जो एम्प्लॉइज हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो होता है ये एक बड़ा जिम्मेदारी का काम है। आपने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है, गवर्नमेंट की के बारे में जो उनकी जो पॉजिटिविटी है वो आपने लेके आनी है। फवाद चौधरी साहब ने पॉजिटिविटी तो क्या लेके आनी थी, हर वो इशू जो इनसे रेलेवेंट नहीं है उस इशू में ये जंप लगा देते थे। नैब से इनका क्या लेना देना था, नैब के हवाले से नैब के स्पोक्समैन ये बने हुए हैं। मुझे एक बात बताएं, इन्होंने अभी तक गवर्नमेंट को कहां डिफेंड किया, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को कहां उजागर किया? जब भी नेशनल असेंबली के अंदर आप देख लें, उसमें अपोजिशन इनसे अनॉयड है। सेनेट में गए तो चेयरमैन सेनेट ने इनको वार्निंग दे दी है। सैरिश, ये एक जिम्मेदारी का काम है। असेंबली का माहौल ठीक हो जाएगा आपके ख्याल में? आपके ख्याल में इनके जाने से अब असेंबली का सेशन जो है उसका माहौल ठीक रहा करेगा, कानून साजी की बात होगी, अब माहौल उस तरीके से खराब नहीं होगा? ऐसा तो खैर अब नहीं होगा ना, ये तो जो उनका तरीका कार है। मेरी एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, तो वो जिस तरह से इससे पहले भी कार फरमा रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनका एक अंदाज है। आपके सामने जब सेनेट में इन्होंने तकरीर की तो उसके बाद चेयरमैन सेनेट ने इनको वार्न किया था कि जनाब आइंदा से आपने सेनेट के अंदर नहीं आना, जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे आपने सेनेट में नहीं आना। उसके बाद शेख रशीद के साथ इनकी कंट्रोवर्सी चलती रही है, नईमुल हक के साथ इनकी कंट्रोवर्सी चलती गई है, हामिद खान साहब जो है उनके साथ इनका फटा रहा है। एक टाइम में ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के भी कैंडिडेट थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ भी ये कॉन्स्पिरेसीज करते रहे हैं। इनकी पॉजिटिविटी क्या है? कहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है उसको इन्होंने डिफेंड किया है, या गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है उसकी रिफ्लेक्शन मीडिया में करवाई है?
जब भी ये आए हैं कंट्रोवर्सी की वजह से मशहूर हुए हैं और गवर्नमेंट के लिए मसाइल पैदा किए हैं। तो अब जो शिबली फराज का नाम लिया जा रहा है, बाबर रवान का तो केस चल रहा है, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे उनको खान साहब नहीं लगा सकते। सेनेटर शिबली फराज वाल वो वाहिद कैंडिडेट हैं जो कि एक जिम्मेदार आदमी भी हैं, मीडिया में उनका अच्छा एक्सपोजर भी है और वो मिनिस्टर बनने के अहल भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है खान साहब उनको ये ओहदा दे दें जो सबसे मजबूत कैंडिडेट फिलहाल वो मुझे लग रहे हैं। बाबर अवान साहब जो है जब तक केस उन पर क्लियर नहीं होता उसको लगाना मुश्किल है। तब तक आप कह रहे हैं कि मुश्किल है। अच्छा असद साहब, आपको क्या लग रहा है आज जिस तरीके से ये ऑपोजिशन धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, बिलावल का रवैया आपके सामने, वो भी गुस्से में नजर आ रहे हैं, मियाँ साहब से मुलाकात हो रही है, मरियम से ख्वाहिश कर दी है उन्होंने मुलाकात करने की बिलावल ने, तो आगे तो माहौल बड़ा मुझे गर्म होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में वज़ीर इत्तलात का एक बड़ा एक्टिव और उसी इंटेंसिटी के साथ जवाब देना बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरीके से अपोजिशन बात करे उसी तरह उसी लेवल का जवाब मिलना चाहिए। तो ये जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं, आपके ख्याल में शिबली फराज साहब की बात बाबर साहब ने की है, आपके ख्याल में वो उस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे जैसे इन मामलात में फवाद साहब या फयाजुल हसन चौहान साहब कर रहे थे? देखिए, अगर देखा जाए कंडक्ट के हवाले से तो सेनेटर शिबली फराज साहब का जो पार्लियामेंटेरियन के तौर पर फवाद चौधरी साहब से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और सेनेट के अंदर मुख्तलिफ जो कमेटियों के अंदर उनकी प्रोसीडिंग भी हमने देखी है और उनका कंडक्ट भी देखा है। टॉक शोज़ के अंदर उनका एक हम्बल और जिस तरीके से वो डिफेंड भी करते हैं पार्टी को। लेकिन मामला ये है कि जब आप हुकूमत में होते हैं और हुकूमत में ख़ास तौर पर आप जब वज़ीर इत्तलात और नशरियात होते हैं तो आपका काम ये नहीं है कि आप मीडिया के साथ लड़ पड़े। आप हुकूमत को डिफेंड कर रहे होते हैं, हुकूमत को ग्लोरीफाई करवाते हैं, हुकूमत की चीज़ को जिस तरह बाबर डोगर साहब ने कहा उजागर कराते हैं और मीडिया से मैक्सिमम आप कोशिश करते हैं कि एक पॉजिटिविटी कवरेज के लिए। मिनिस्टर का काम ये है कि वो चीजों को फ्लेयर अप ना करे, ठंडा रखे, खास तौर पर एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जिसके अलायंसेस हैं। आप ये चौधरी के खिलाफ इनकी स्टेटमेंट आप देख लें। देखिए, आप यही बाबर साहब बड़ी अहम बात की है। बाबर साहब आपने जी शिबली फराज साहब को मैंने ऑब्जर्व किया है, वो इतने टॉकेटिव लगते नहीं है, वैसे वो कुछ खामोश तबा से इंसान लगते हैं शिबली फराज साहब। सैरिश, जो जिन हालात में गवर्नमेंट फोकस करना चाह रही है इकोनॉमी पे, गवर्नमेंट चाह रही है कि उनकी अचीवमेंट जो है वो गिनवाई जाए और गवर्नमेंट को इस चीज़ से तो अवॉइड करना पड़ेगा कि ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं होना चाहिए जो खाम खा चीज़ों को फ्लेयर अप करे, खाम खा वो खुद कुछ बबार बना हो, बल्कि वो बंदा हो जो माहौल को ठंडा रखे और गवर्नमेंट को आगे चलने गवर्नमेंट की पॉजिटिविटी जो है वो गिनवाए। अब फवाद चौधरी साहब कभी उनके चौधरियों के साथ फटे हैं, कभी उनके मिनिस्टर अपने मिनिस्टर के साथ फटे हैं, कभी उनके सेनेट के साथ फटा है, कभी वो जनाब मशवरा जो ले रहे हैं वो मरियम औरंगज़ेब से ले रहे हैं। आप हैरानगी की बात ये है कि मरियम औरंगज़ेब उनकी मशीर बनी हुई हैं। तो पहले तो ये नहीं समझ आ रही कि ये चल सर फिर यही वजह है ना, यही वजह है कि अब उन्हें हटाने के बाद ये कहा जा रहा है कि उनकी हुकूमती कामयाबियों का प्रचार करने और पॉलिसियों का दिफा करने में बस फटे ही उन्होंने किए हैं। फिर शायद यही वजह बनी है जो उनको वजारत से अब हाथ धोने पड़ रहे हैं और उनसे वजारत ले ली गई है और किसी और का नाम अब सोचा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे हम लोग पंजाब असम्बली के बारकीन के हवाले से जिन्होंने अपनी तनख्वाहें और मराद बढ़ाने के लिए बिल पास कराया, लेकिन वज़ीर आज़म ने बोल दिया कि असम्बली पर गवर्नर दस्तखत नहीं करेंगे और उन्होंने मायूसी का इजहार किया सारी सूरत हाल पर। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे फिर इस पर बात करेंगे। अब पता चला वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से पंजाब असम्बली के अरकान जो कि शादियाने बजा रहे थे कल तक बिल पास करवाने के बाद कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, यहाँ तक कि जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने यहाँ तक कहा कि तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी तो मिडिल क्लास वाले इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और आज फिर सबको यूटर्न लेना पड़ा, वज़ीर आज़म के एक ट्वीट के बाद सबको हाँ में हाँ मिलानी पड़ी और इस सूरत हाल में यही कहा जाएगा या तो फिर मूड नहीं था, मजबूरन फिर हाँ में हाँ मिलानी पड़ी क्योंकि वज़ीर आज़म ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने मायूसी का इजहार किया। जब वो ही नहीं मान रहे तो फिर किस तरीके से ये काम हो सकता है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है इस तनख्वाहों के मामले में, पहले आप वो मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद असद खरल साहब और बाबर साहब हमारे साथ हैं।
कफ़ायतशुमार कप्तान खिलाड़ियों की शाखर्ची पर हो गए नाराज। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर आज़म ने किया मायूसी का इजहार। अवाम बुनियादी मसाइल से महरूम, ऐसे में इस फैसले का क्या है जवाब। इमरान खान के इजहार नाराजगी पर खिलाड़ियों ने लिया बड़ा यू टर्न। मेरा ख्याल है उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपया तनख्वाह। जी तो उन्होंने को 1.5 लाख दी है। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। जो अगर आप ये करेंगे MNA MPs की तनख्वाहें हो ही ना जी, और वो आप मिडिल क्लास को आउट कर देंगे सियासत। वज़ीर आज़म के बयान ने अवाम के दिल जीत लिए। सवाल ये है, क्या खिलाड़ी भी इस फैसले को दिल से कबूल करेंगे। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और मैं पहला सवाल इस पर बाबर साहब आपसे करती हूँ, फिर उसके बाद असद साहब के पास जाऊँगी। बाबर साहब, पहले फयाजुल हसन चौहान साहब, उसके बाद फवाद चौधरी साहब इस्तीफ़ा, और अगर पंजाब असम्बली के मामले की बात की जाए तो आपको नहीं लग रहा कुछ और बहुत अहम लोग हैं जो कि रेजिग्नेशन से सिर्फ एक कदम बस उससे दूर रह गए हैं, उनके भी इस्तीफ़े आने वाले हैं या बहुत जल्दी हो जाएगा ये सोचना? अभी फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। लेकिन अभी फिलहाल इस्तीफों की बात तो अभी पंजाब असम्बली में फिलहाल इतनी जल्दी नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये जो वसीम अकरम प्लस जो है ना, इन्होंने जितना मिसने तरीके से इमरान खान को बेवकूफ़ बनाया, इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरा मतलब है कि खान साहब ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात करते हैं। खान साहब आते तो CM सेक्रेटरीट के बिल चेक कर रहे होते हैं। खान साहब CM को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि भाई किचन का बिल कम करें, खाने का बिल कम करें, यहाँ से पैसे कम करवाएं, वहाँ से पैसे कम करवाएं। और उन्होंने बड़े तरीके से, बड़े मिसने तरीके से जो काम डाला ना, वो आप सोचिए, ये जो बिल पास हुआ है इसमें जो CM साहब ने बिल्कुल फिट करके अपने आप को सामने रख कर फिट करके उन्होंने ये इस बिल में ना ये जो अपने लिए फायदे करवाए हैं। अब वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, 25,000 ये मेरे पास कागज है, मैं आप सुन लें। उसमें ये कि सूटेबल एंड एडिकेट सिक्योरिटी इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ अ क्लोज प्रोटेक्शन सर्विसेज विद एटलीस्ट 1 व्हीकल ऑफ इंजन कैपेसिटी नॉट लेस देन 2500 सीसी की गाड़ी, और उसके साथ विद 5 सिक्योरिटी पर्सोनल इन द व्हीकल। उसमें 5 सिक्योरिटी पर्सोनल भी होंगे एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर छठा बंदा है। 5 सिक्योरिटी गार्ड, 2500 सीसी गाड़ी, और वो गवर्नमेंट उनको अवेलेबल करेगी। अच्छा, 2500? हाँ जी, 2500 सीसी की एक गाड़ी, उसमें 5 सिक्योरिटी और एक ड्राइवर 6 बंदे। उनकी तनख्वाह गवर्नमेंट, उनकी मेंटेनेंस गवर्नमेंट करेगी। आगे सुन ले, 1 पर्सनल सेक्रेटरी एंड 2 जूनियर क्लर्क्स टू बी अरेंज्ड बाय द गवर्नमेंट। एक पर्सनल सेक्रेटरी और 2 जूनियर क्लर्क जिनको गवर्नमेंट अरेंज करके देगी। अ न्यू व्हीकल, ये उससे अलग है। अ न्यू व्हीकल विद ड्राइवर मेंटेन्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट एक नई नुकोरी गाड़ी और एक ड्राइवर ये उसके अलावा देगी। एक उसके पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी चलेगी जिसमें 5 वो गार्ड्स होंगे। आगे चले, पेमेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ एज टेलीफोन अलाउंस। 10,000 रुपया हर महीने उनको टेलीफोन अलाउंस मिलेगा। उसके बाद आ गवर्नमेंट मेंटेन रेजिडेंस ऑफ एडुकेट स्टैंडर्ड इन लाहौर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डज नॉट ओन एनी रेजिडेंस इन लाहौर। डज नॉट ओन एनी रेजिडेंस इन लाहौर। ना तो परवेज लाइफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनकी अपनी रहायशगाह है। शहबाज शरीफ है, उनकी भी अपनी रहायशगाह है। तो इसका मतलब ये है कि अब यही बचते हैं। इससे पुराना तो कोई एक मंजूर भट्टू साहब है, उनका भी लाहौर में घर है। अपने आप को सामने रखकर कि जब तक वो लाहौर में रहेंगे सरकारी घर उनको मिलेगा। बड़ी सरप्राइजिंग बात है डोगर साहब की इजाजत से। सरप्राइजिंग बात ये है कि जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है, कोई भी पंजाब का अभी तक जो लॉ है, इतनी मुराद पर्सन प्रिविलेज उसको भी नहीं है। बाई बुक, ब्लू बुक के मुताबिक ना तो इतनी उसके पास सिक्योरिटी है, ना उसको इतने जो लोग हैं वो उसके हैं, ना उसको इस तरीके से मुझे यहाँ पर जो बात समझ नहीं आ रही ना, वो ये बात है। बाबर साहब, असद साहब, मेरी भी बात सुने ना। जी जी, मुझे ये बताएं कि देखिए, अगर मेरा वज़ीर आज़म है, मुझे पता है उसका किस तरह कंडक्ट है, उसकी एफर्ट्स क्या हैं, क्या वो चाहता है, उसका टारगेट क्या है, उसने करना क्या है। दूसरा, वो अगर आवाम से भी ये बोल रहे हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाना है, थोड़ी सी खेचल बर्दाश्त कर लें, आगे मामला ठीक हो जाएंगे। कफ़ायत शुमार पॉलिसी से कौन वाकिफ नहीं है, सबको पता है इस बात का। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या ये लोग, उस्मान बुज़दार साहब, इस पॉलिसी को भूल गए थे। मुझे तो यही लगेगा ना कि पता नहीं प्रेशर में फिर ये कर रहे हैं अब, वरना इनकी नीयत कुछ और है, मजबूरी अब इनकी है, वज़ीर आज़म ने मना कर दिया, अब इन्हें करना पड़ेगा।
यानी कि चाहते नहीं है वो, जो इन्हें करना पड़ेगा। यही मसला है सहरिश के इमरान खान खान साहब समझ आएगी ना। इमरान खान साहब का जो विजन है इस वक्त बदकिस्मती ये है कि 90% जो ब्यूरोक्रेसी और 80% इनके कैबिनेट के लोग, इमरान खान साहब के अपने कैबिनेट के लोग और उनके चीफ मिनिस्टर जैसे जो उनके पसंदीदा हैं, जो वो कहते थे मेरे गांव में उनके घर के बिजली नहीं थी इसलिए मुझे पसंद है। अच्छा, वसीम अकरम प्लस ने ये कर लिया कि याद बिजली वाला लाहौर में बेहतरीन घर तमाम रात ले ली है। इसको कहते हैं कुब्बे को लत पई जो है ना वो रास आ गई है। 6 माह से ज्यादा अरसा उनका हो गया है। बंदा है, मेरा ख्याल ये है कि उनको ये पता लग गया लालच नहीं करेगा, ये दरवेश की जो इंतहा है दरवेशी की, ये सिर्फ फलाह के लिए काम करेगा और उस्मान आपसे डरना नहीं है, डट के काम करना है अपना। सारी अगली दरवेशी की सुन लें। आपको पता है जो 7 क्लब पे जो उनका सीएम सेक्रेटेरिएट है, सीएम उनका हाउस है, वहां से जो फर्नीचर खरीदा गया, आप डोगर साहब ने जख्मों पे नमक छिड़क दिया। वो कह रहे हैं कि बिल खान साहब चेक करते हैं, वो बिल उनको नजर नहीं आया जो 10 लाख का बेड जो और 7 लाख का बेड लेके बिल्टी करके तौसा शरीफ उनके घर में पहुंच गया है, जहाँ जिसमें बिजली नहीं है। अब 35 लाख रुपए का फर्नीचर है, खरीदा गया यहाँ पे और वहां से जो तो वो चोरी का माल वहां से बरामद करके एंटी करप्शन नैब को पर्चा देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मीडिया को वहां पहुंच के वो तस्वीरें लेनी चाहिए और इमरान खान साहब को अगर नहीं नजर आता है तो उनको दिखाएं कि ये कहां से आया, यहाँ कहां से बिजली आई है। ये तरीके इंसाफ जो है ये कैसा मामला है? इमरान खान की तनख्वाह है, वो चीफ मिनिस्टर है, मेरा जो पीएम है, ये वो चीफ मिनिस्टर है जो ये कह रहा है कि मेरा मेरिट ये है कि मैं पसमानदा इलाके से हूं और मेरे घर में बिजली नहीं है। वो पूरे और उन्होंने पूरे लाहौर में सबसे पोश एरिया में अपना घर ताउमर जो है वो बुक करवा लिया। अच्छा, 1,96,000 पीएम साहब की तनख्वाह है, आप अंदाजा लगा लें। मेजर विजन ये है और 3,50,000 बुजदार साहब की तनख्वाह है। बाकी जो मरात हैं उन्होंने जिस तरीके से ताहियात ली हैं, मुझे अगली बात बताएं। अच्छा, वैसे बाबर साहब जो तबसरा करने वाले हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि खान साहब ने जो सिर्फ मायूसी का इजहार किया ना, उनको सिर्फ ये नहीं करना चाहिए था, उनको बल्कि उनकी सरजरिश करनी चाहिए थी। सरजना गवर्नर साहब की कर ले, फिर गवर्नर साहब गिर गया, उन्होंने बोला कि ईवान में दोबारा आएगा, ईवान में दोबारा ये बिल आएगा, फिर क्या माहौल होगा, फिर क्या होगा? एक चीज आपस में डिस्कशन है, मुझे एक बात बताएं। ये कहा यह जाता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, हर चीज़ से वो पहले वो खान साहब से पूछते हैं, उनकी इजाज़त लेते हैं। ये बिल, इस बिल में एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि जितने भी साबका MPs हैं, जितने भी हैं, पता नहीं हज़ारों के हिसाब से होंगे, उनके लिए टोटल मेडिकल अलाउंस जो है वो फ्री कर दिया गया, उनके लिए मेडिकल फ्री कर दिए गए जितने भी साबका MPs हैं। इस असेंबली से हट के इनको तो जो मुराद दी गई है, उसके बाद जो जितने स्पीकर साहब हैं या डिप्टी स्पीकर हैं, उन सबको ब्लू पासपोर्ट मिलेगा, यानी कि उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मिलेगा। मुझे एक बात बताएं कि इन्होंने कुछ नहीं सोचा कि यार ये तो हम अंधाधुंध रेवड़ियाँ बांटी जा रहे हैं, कोई पूछ ही लेगा, खान साहब भी पूछ लेंगे, मगर चीफ मिनिस्टर साहब क्या सोचे, किस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे कि खान साहब जो उनको नजर नहीं आएगा ये सारा कुछ, क्या खान साहब का विजन उनको नजर नहीं आएगा? हम फिर क्या समझें कि ये सारा मसला, ये सारा फॉल्ट कुर्सी का है कि जो इस पर आके बैठता है वो एक जैसा हो जाता है। ये सुन ले सैरिज, पिछली दफा जब इमरान साहब जनवरी में आए गए थे ना, बुजदार साहब को ये पता चल गया था, बाकी डोगर साहब ने बिल्कुल कहा, हर चीज उनसे पूछ के करते थे। इस मामले में उनको पता था कि मेरा पता कट रहा है, तो उन्होंने कहा मैं अपनी जो है ना सामान जो इस तरीके से कर लूं कि अगर 6 महीने से ज्यादा मेरा अरसा तो हो ही गया है, अगर खान साहब जो है ये ऐसा काम है कि अगर प्रिवेल कर गया तो मैं तो आराम से जो है ना यहाँ पे सीएम हो ना हो, ये ये है कि ये जो है ना बुजदार साहब ने आखिरी जो चक्का मारा है। अब देखते हैं खान साहब का सबर का पैमाना वज़ीर आज़म के नोटिस में आ गया है, वज़ीर आज़म के, और मैं अगली बात में नोटिस में दे दें, छोटी सी बात है, एक नोटिस में और थोड़ी सी करतारपुर राहदारी के बारे में बात कर लेते हैं ना, आज मुज़ाकरात हुए हैं। एक और नोटिस में अहम मामला देना है वज़ीर आज़म साहब के कि KP के असेंबली, वहां पे भी हुकूमत है खान साहब की, वहां पे चुपके से KP के असेंबली ने, मैं बता रहा हूं खान साहब को कि वहां पे भी उन्होंने मरात और पर्च एंड प्रिविलेज को, जो खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली के लोग हैं, उनकी कई 100 गुना उन्होंने बढ़ा ली हैं। आप वेरीफाई कर लें, वो भी खान साहब से बाला बाला हो गई हैं। वहां पे भी खान साहब जब रोला डलेगा मीडिया पे, फिर उनको को बताएगा। मुझे समझ नहीं आ रही खान साहब के साथ कर क्या आ रही है उनकी पार्टी के लोग, ये कैबिनेट, ये जो ब्यूरोक्रेसी है। मेरा ख्याल है ये पूरी साजिश की तैयारी ये गैंग हो चुके हैं। ये इमरान खान साहब के इसलिए एजेंडे को नाकाम करना चाहते हैं क्योंकि करप्ट जो आपके कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं,
करप्ट लोग जो है, ब्यूरोक्रेसी जो मेजोरिटी है, माजी में हम रियाबी हुए हम सीटों में बैठे हैं, वो इस तरह के उल्टे सीधे काम करवा के वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब उनका जो विजन वो नाकाम हो। अब देखना ये इमरान खान साहब को, मेरा मतलब है इतनी बड़ी इतनी कैबिनेट है, ये कुछ सही है। मेरा मतलब जहां पे इनका दाव लगता है ये छोड़ते ही नहीं। ये एक छोटा सा दाव सीएम का लग रहा था, उन्होंने 2 मिनट में लगा लिया ये दाव। तो इनसे कैसे एक्सपेक्ट किया जाए कि ये किसी और चीज में माफ कर देते होंगे, जहां पर उनका दाव लगता है वो लगाई जा रहे हैं। अभी हमने पहले खबर दी, खान साहब ने लास्ट टाइम सीएम को वार्निंग दे के गए। अब देखते हैं ना, खान साहब के नोटिस में सारा मामला तो आ गया है। सही कह रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी जरा अब बात कर लेते हैं ये जो करतारपुर के हवाले से मामला है कि पाकिस्तान और भारत का करतारपुर राहदारी मनसूबे में मुज़ाकरात का दूसरा दौर अब जनाब 2 अप्रैल को वाघा पर होने पर इत्तफाक हो गया है। मुश्तरका जो एलामिया आज जारी किया गया उसमें कहा गया करतारपुर राहदारी के तरीक़ाकार और मुसव्विदे से मुतालिक पहली मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई है। फरीकैन ने मुख्तलिफ अमूर पर तामीरी और तफसीली मुज़ाकरात किए हैं। और जो डॉक्टर फैसल हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा के, उन्होंने कहा कुछ मामलात पर इख्तलाफात हैं जिनकी तफसीलात अभी नहीं बता सकते, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी उन्होंने इसको करार दिया है। असद खरल साहब, सारी ये जो करतारपुर जो राहदारी है ना, ये अब इंडिया के गले की हड्डी बनी हुई है। आपने देखा जिस तरह से बड़े दिल का मुजाहरा किया हमारे वज़ीर आज़म ने, जिस तरह से बड़े दिल का मुजाहरा किया आर्मी चीफ ने, और सिखों का जो दरीना मुतालबा था, जो उनका चूँकि जारी बार जिस तरह हमारा एक मुकद्दस मक्का और मदीना में है, इस तरीक़े से, और वो भी अपना उनके हिसाब से जारी बात है, वो समझते हैं कि उनके यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो उस सिख मज़हब के हवाले से मुकद्दस उनके मकामात है। ये हमेशा से उनकी ख्वाहिश रही थी और इंडिया से मुतालबा करते थे कि करतारपुर राहदारी जो है वो खोली जाए। इंडिया के बजाय पाकिस्तान ने एक बड़ा दिल करके, हालांकि आपको पता ही जिस तरह के इन्वायरमेंट है, हालात चल रहे हैं, उन्होंने ये कर दिया। अब इसके बाद आपने देखा इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी वहाँ पे मोदी से ज़्यादा बढ़ गई। अब मामला यह है कि सिख जो है अब ना तो उनको नाराज़ कर सकती है ये मोदी सरकार, क्योंकि मुसलमानों के पीछे ये पड़े हुए हैं, बाकी अकलीतों के पीछे ये पड़े हैं, ब्राह्मणों और शूद्रों जो दूसरे जो छोटी जात पात वहाँ पे मामला चल रहे हैं। सिख जो है अहम ओहदों पे, और आपको पता ही है जिस तरीके से वहाँ पे मजाक उड़ रहा है जो इनकी इंडियन जो आर्मी है, और वहाँ पे कहते हैं जी सिख जो, अगर सिखों से दरखास्तें की जाती हैं और जिस तरीके से वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान, वो तो हमारे लिए पाक सरजमीन है, आप जाएँ, आप लड़ें आगे। मामला ये है कि अब ये हुए फंसे। अब ना तो ये कहते हैं ना उगल सकते हैं, ना ये जिस तरह सांप और कोरकिली वाला मामला है। पाकिस्तान का सिखों को भी पता चल रहा है, मोदी सरकार की मुनाफकत भी नजर आ रही है। ये चाहते हैं किसी तरीके से इंडिया इस मामले को प्रलोंग किया जाए और किसी तरीके से ये मामला जो बैल मंडे ना ही चढ़े, ताकि ये पाकिस्तान को क्रेडिट, और सिख तो और ज्यादा पाकिस्तान के करीब हो जाएंगे। बाबर साहब, ये कहा जा रहा है कि जब तक इलेक्शन यहाँ वहाँ पर नहीं हो जाते ना, तब तक तो मामलात की बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और ये जो खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है, और फिर ये भी कहा जा रहा है इख्तलाफात हैं वो भी बता नहीं रहे हैं, इससे हम ये नहीं कह सकते कि भी ताल्लुकात या 2 तरफा मुज़ाकरात में बहाली हुई है या ताल्लुकात कुछ बेहतरी की राह पर चल पड़े हैं। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देखें, इंडियन गवर्नमेंट पे सिख कम्युनिटी का बहुत प्रेशर है और इसी प्रेशर की वजह से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। इलेक्शन सर पर हैं और मोदी सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिख कम्युनिटी को नाराज़ नहीं कर सकता। तो अगरचे कि ये दिल्ली में मुज़ाकरात होने थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की हद धर्मी की वजह से इनको वाघा बॉर्डर पे ये मुज़ाकरात हुए। उसके बाद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो थे उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया। लेकिन जो मुश्तरका अलामिया है पाकिस्तान साइड से जो डॉक्टर फैसल हैं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके मुताबिक तो पॉजिटिव मुज़ाकरात थे। कुछ इशू ऐसे हैं जिस पर मज़ीद फर्दर निगोशिएट होना है, फर्दर बातचीत होनी है, लेकिन ओवरऑल मुज़ाकरात जो थे वो अच्छे माहौल में हुए हैं। लेकिन जो इंडियन साइड की तरफ देखा जाए, जो आपने एक मिनट जो अहम जो आपने सवाल पूछा, उसका जो अहम कंपोनेंट है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की जो एक इस पर अभी तक रिएक्शन है वो यही है कि अगरचे कि ये मुज़ाकरात करतारपुर पर मुज़ाकरात हुए हैं और मज़ीद भी होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये कोई ब्रेक थ्रू है। ये उन्होंने वजाहत कर दी है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो इंडिया की हटधर्मी तो बहाल चल रही है, पाकिस्तान दुश्मनी जो है वो चल रही है, लेकिन हमारी तरफ से एक अच्छा जैसे जा रहा है। सही है।
चले खैर, बात वही है ना सर, उनका जब एजेंडा ही पाकिस्तान दुश्मनी का है, इलेक्शन के दिनों में जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो कैसे इस तरह के माहौल में, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान से ताल्लुकात को कुछ बेहतर कर सकते हैं या फिर ऐसा तासुर भी दे सकते हैं। वो लोग भी अपनी जगह पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन खैर वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा है कि जब तक वहाँ इंतखाबात नहीं हो सकते, भारत मसाइल पैदा कर सकता है, लेकिन इन इंतखाबात के बाद बेहतरी की तवक्को की जा सकती है, ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। अब कुछ छोटे मियाँ साहब की बात कर लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब की, जिनकी परवाज़ नैब को नागवार गुजर रही है और कहा जा रहा है अब के नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़मानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला कर लिया है और रमा हफ्ते अपील भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान है और शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। उनके खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स और आशियाना केस की इंक्वायरी नैब आपको पता कर रहा है। लेकिन पिछले दिनों आपने खबर सुनी है जो क्लीन चिट दी गई है पंजाब हुकूमत के वज़ीरों की तरफ से लैपटॉप स्कीम में, कि कोई करप्शन नहीं की गई, बड़ी वो मेरिट पर उन्होंने लैपटॉप तकसीम किए थे। मुझे बताइए मामला हैं क्या बाबर साहब? असद साहब पहले आप बताइएगा। एक तरफ तो पहले हम कह रहे थे कि इनका कोई NRO हो गया है, कोई डील हो गई है, इनको रिलीफ मिल रहा है, ये इसीलिए बाहर भी आ गए हैं, लेकिन नैब को तो ये मामला नागवार गुजर रहे हैं, वो तो जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सैरिश, आज मैं आपको बड़ी खबरें दे रहा हूँ और आज की खबर दे रहा हूँ और हैरानकुन खबर दे रहा हूँ। जो आपने वजीरों की बात की और इत्तेफाक से लैपटॉप के हवाले से बात की, लैपटॉप स्कैंडल के अंदर एक बड़ा जो एक नया किरदार सामने आया है। नया किरदार है हमजा शहबाज साहब का, कारोबारी जो पोल्ट्री फार्म के अंदर जो उनका कारोबारी यानी जो शराकतदार है, उसको जिसकी इनबॉक्स कंपनी है, उसको 2011 और 12 का जो लैपटॉप था जिसकी कीमत 1 लाख लैपटॉप खरीदना गया था, 20,000 कीमत थी, 20,000 के हवाले से सारा जो प्रोसेस हुआ और उसके दौरान किकबैक कमीशन डाला गया और 38,000 रुपये उसकी कीमत से ज़्यादा बढ़ा दी गई। स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं की गई, PC1 जो है पहले के बाद रिवाइज कर दिया गया, फिर मजीद 40,000 से ऊपर कीमत कर दी गई। 2 अरब के लैपटॉप बढ़ा के 4 अरब से ज़्यादा कर गए। ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी आज ही सारी मैंने एग्जिबिट की है, नैब के लोगों को भी सारी चीज़ें ये पहुंच चुकी हैं। उसके मुताबिक ये है कि 1 अरब 94 करोड़ रुपए का उसके अंदर किकबैक कमीशन लिया गया है। ये जो लैपटॉप का ठेका है वो हमजा शहबाज जो है उसके जो उसके करीबी उसके फ्रंटमैन भी हैं और पोल्ट्री के कारोबार, अभी नाम उनका भूल रहा हूं कि मैंने सारी चीज़ें ये पढ़ी हैं, मेरे पास मौजूद भी हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात सैरिश ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट मैंने पहले शायद ही कुछ ऐसी ऑडिट रिपोर्ट होगी जो मैंने पढ़ी है, उसमें लिखा कि ये 2.25 अरब का गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान हुआ है, किकबैक कमीशन हुई है। पंजाब बैंक सिविल सेक्रेटरीट ब्रांच में LC मैच्योर यानी होती है बिल ऑफ लैंडिंग, जब वो चीज़ों को एज पर स्पेसिफिकेशन महकमा AG ऑफिस सर्टिफाई करता है कि हमारे तादाद में पूरी चीज़ें उसी स्पेसिफिकेशन में, उससे पहले ही 2.25 अरब क्योंकि रिश्वत में उधार नहीं जो एक्स्ट्रा था, पकड़ा कहाँ से मामला गया कि 20,000 क्योंकि उन्होंने पैसे दिए उस हिसाब से ड्यूटी दी, 38,000 का जो रेट भरा गया, बाद में जो चेंज किया गया सारा इलीगल। उसमें फिर 18,000 लैपटॉप जो तकसीम किया गया डुप्लीकेशन है, इसका मतलब है बोगस है, यानी नहीं आपने की पैसे खा लिए। 21,000 लैपटॉप की जो IDs हैं वो जाली हैं। फिर 9 मकासद ऑडिट रिपोर्ट कहती है जो इसके लिए था, शर्ट्स, कैप, लैपटॉप, सियासी मकासद के लिए 4 अरब से जाहिर जो है ये पैसा खर्च किया गया। ये सारा मामला नैब के अंदर बहुत ज्यादा चीजें। फिर आग मियां मनशाह भी वहां पे पहुंचे हुए थे और मियां मनशाह की जिस तरह हालत थी, साथ वकील को लिया हुआ था और इस तरह उनके हाथ कांप रहे थे, जब बैठे हो तो किताबची ऐसे खोल रहे थे, उनका साथ नहीं दे रहा था, सांसें नहीं, वहां पे बैठे रहे। आज नैब लाहौर के दफ्तर में उनको आए समझ नहीं आ रही। चले बाबर साहब, मुझे बाबर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है ना इस पर। बाबर साहब ये जो बातें बता रहे हैं असद खरल साहब, शहबाज ये सारे दस्तावेजी सबूत है मेरे पास, और ये जो सारा मामला अब नैब वाला है, मुझे बताएं आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका, क्या ये हो क्या रहा है अंदर? अच्छा खैर साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, जब नैब ने अपील करनी होती तो मिनिमम कितने दिनों में अपील कर सकता है एक फैसले के खिलाफ? लाहौर हाई कोर्ट से 30 डेज। आप देख लें कि नैब ने उनको पूरे 30 दिन दिए हैं शहबाज शरीफ को। इनको तो चाहिए था कि ये जब उनकी बेल हुई थी 10 दिन के बाद चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब ये कि इन्होंने पूरा टाइम जो दिया है शहबाज शरीफ को, अब ऑफ कोर्स
इनके पास दूसरा चारा तो है नहीं है, उसके खिलाफ अपील में तो जाना है बेल के खिलाफ, और वो जा रहे हैं। डोगर साहब, टाइम बार्ड का इशू ना आ जाए बीच में। हाँ, नहीं पता नहीं अब टाइम बार्ड हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये इतने दिन नैब सोई कहाँ पर रही है, मेरा जो सबसे बड़ा इशू है कि इतने दिन कहाँ पे सोई रही है। इनकी तैयारी थी, सब कुछ था, ये इन्होंने उस वक्त एक लंबा चौड़ा पर्चा निकाला कि जनाब ये जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, लाहौर हाईकोर्ट ने जो बेल की है, उसके बाद ये सो गए और अब ये जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इनकी कितनी तैयारी है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि नैब शहबाज शरीफ को हाथ नहीं लगाना चाह रही है, उसको फ्री हैंड देना चाह रही है, और यही वजह है कि उनके खिलाफ उनकी बेल्स भी हो रही हैं, उनको रिलीफ भी मिल रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है, और वो मजे कर रहे हैं। दामाद बाहर बैठे वाली इमरान करोड़ों रुपए की लूट मार, दिन दिहाड़े लूट मार किया है, फिर हमजा शहबाज दंदना रहे हैं, जब बाहर जा रहे थे ECL में नाम डालने की, फिर वो खैर साहब अब लैपटॉप की आप बात कर रहे थे। अब इसमें सबसे बड़ा साफ पानी स्कैंडल केस था जिसमें इन्होंने दोनों बाप बेटों को बड़े आराम से क्लियर कर दिया। इसके बावजूद कि उनके दामाद उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, हमजा उसकी मीटिंग को चेयर करते रहे हैं, शहबाज शरीफ जो इन्होंने वहाँ पर गलत ऑर्डर देते रहे हैं, बेताशा नुकसान पहुँचाया, तकरीबन 4 अरब रुपए का नुकसान तो शहबाज शरीफ खुद मान के गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन नैब ने उन्हें वहाँ पर क्लीन चिट दे दी है। अब रमज़ान शुगर मिल का जो केस है और उसमें आशियाना का केस है, ये दोनों इंतहाई वीक बुनियादों पर बनाए गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि शायद वहाँ पर बिल्कुल खत्म हो चुका है, इस पर मजीद हम डिटेल से बात करेंगे। अभी नैब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का देखते हैं वो कब रुजू करते हैं और कब जमानत के खिलाफ अपील दायर करते हैं, इस पर मजीद हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। नाज़रीन आपसे इजाजत चाहेंगे, कल इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।